जश्न में तुम्हारा स्वागत है। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। 62 की एज में KFC स्टार्ट करने वाले कर्नल हार्लैंड सैंडर्स ने ये बात दुनिया को प्रूव करके दिखाई थी। कल आज हम ऐसे ही एक बॉलीवुड एक्टर के सडन राइज के बारे में बात करने वाले, जिसके पापा भाई एक सुपरस्टार और स्टार थे, फिर भी वो अपनी पहचान खुद नहीं बना पाता, टाइप कास्ट का शिकार होता है। इवन जब वो एज ए डीजे काम करने जाता है तो वहाँ भी गालियां पड़ती है। 3 साल तक डिप्रेशन से कुश्ती करने और प्योर ड्रंकर्ड बन जाने के बाद उसके बच्चे तक उससे सवाल करना स्टार्ट कर देते हैं कि पापा काम वाम क्यों नहीं करते। लेकिन जिस एज में लोग अक्सर रिटायर हो जाते हैं, वो बंदा अपनी कहानी उसी एज में लिखना स्टार्ट करता है। ये कह रहे पापा आप घर पे ही बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती है। और उसे जो फेम, इज्जत, पैसे अपने 20s, 30s, इवन 40s में भी नहीं मिल पाती, उसे उसकी लेट 50s में इतनी पहचान कैसे मिल जाती है। पहले ये काफी छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें हम बॉलीवुड के लॉर्ड बॉबी के सडन राइज को डिकोड करने वाले और कुछ ऐसी बातें भी जानने वाले हैं जो आप बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। जैसे अपने पापा और भाई को बिना बताए बॉबी देओल ने ऐसा कौन सा एक सिंगल डिसीजन लिया जिसने उनके पूरे करियर को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। एनिमल के मेकर्स ने एक बिल्कुल ही गुमनाम हो चुके स्टार को फिल्म में विलन का रोल क्यों ऑफर किया, और क्या बॉबी देओल का सक्सेस एक वन टाइम लॉटरी थी या फिर वो अपने सक्सेस का ग्राफ चार्ट और भी ऊपर ले जाने वाले। और आज बॉलीवुड से ज्यादा उन्हें साउथ फिल्मों से इतने ऑफर कैसे मिल रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में वो कौन कौन सी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं, और तमिल ना आते हुए भी उन्हें तमिल सिनेमा में सीधा सूर्या के साथ कंगुआ में कैसे कास्ट कर लिया जाता है। और जहाँ एक टाइम पर एजेड एक्टर से बाप का, दादा का, चाचा का रोल करते नजर आते थे, तो आज कमल हसन, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त जैसे एक्टर्स कौन सा च्यवनप्राश चाट रहे हैं कि वो आज के सुपरस्टार्स पर भी भारी पड़ जा रहे हैं। तो बजाते हैं डीजे ऑन दुनिया हसीनों का मेला और बताते हैं आपको लॉर्ड बॉबी के सडन राइज का पूरा खेला। फरदीन खान से लेकर तुषार कपूर, जैकी भगनानी, अध्ययन सुमन और बॉलीवुड के आज के अर्जुन यानी अर्जुन कपूर जैसे निप्पो बैटरीज को लॉन्च तो बड़े धूमधाम से किया जाता है, लेकिन ऑडियंस तो होती नहीं, तो रील्स क्रिएटर से भी घटिया एक्टिंग करने वाले इन निप्पो बैटरीज को इतनी गालियां पड़ती है कि कुछ खुद ही फिल्में करना छोड़ देते हैं और कुछ को प्रोड्यूसर्स काम मांगने पर फोन पर कुछ इस तरह रिप्लाई देते हैं। So, इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, हाउ अ पोटेंशियल राइजिंग स्टार बिकेम अ फॉलन स्टार। सेकंड, हाउ डिड ही बाउंस बैक एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। एंड थर्ड, व्हाट आर हिज फ्यूचर प्लान्स एंड विल ही एबल टू सस्टेन हिज स्टारडम। सो हाउ अ पोटेंशियल राइजिंग स्टार बिकेम अ फॉलन स्टार। देखो, जो भी बातें मैंने आपको निप्पो बैटरीज यानी निप्पो किड के बारे में बताई, बॉबी देओल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, निप्पो किड होने की वजह से उन्हें 22 की एज में फिल्म बरसात में काम करने का ऑफर थाली में परोस के तो मिल जाता है, लेकिन ये फिल्म बॉबी देओल की कह के ले लेती है। शेखर कपूर इस फिल्म को 27 डेज तक डायरेक्ट करने के बाद हॉलीवुड की फिल्म बैंडिट क्वीन को डायरेक्ट करने चले जाते हैं और धर्मेंद्र जी से कहते हैं कि मैं वापस आके ये फिल्म डायरेक्ट करूंगा, लेकिन धर्मेंद्र जी कहते हैं, कुत्ते, अब तुझे ये फिल्म डायरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, मैं दूसरा डायरेक्टर ढूंढ लूंगा। फिर जाकर फिल्म को डायरेक्ट करते हैं राजकुमार संतोषी। ये फिल्म सुपरहिट साबित होती है और ट्विंकल खन्ना और बॉबी देओल दोनों की ये डेब्यू फिल्म होती है और दोनों को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर भी मिलता है, लेकिन बॉबी देओल की इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। फिल्म के लिए पहले तो उन्हें 4 साल देने पड़ते हैं, ऊपर से फिल्म के हॉर्स राइडिंग वाले एंट्री सीन के लिए वो पाँव भी तोड़वा लेते हैं और आज भी उनके पाँव में रॉड लगे हुए हैं। अपनी डेब्यू फिल्म के बाद अनलाइक अदर नेपो किड्स उन्होंने फ्लॉप्स नहीं बल्कि गुप्त, सोल्जर, बादल जैसे हिट सुपरहिट फिल्में दी। सबको लगा कि धर्मेंद्र जी और सनी देओल की तरह ये बंदा भी अगला स्टार बनने वाला है। इवन जब सोल्जर फिल्म रिलीज हुई तो इसका क्रेज इस लेवल का था कि SRK, सलमान, अक्षय कुमार से लेकर दूसरे राइजिंग स्टार से ज्यादा ऑफर्स बॉबी देओल के पास थे। हर दूसरा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। उसके बाद 2002 से 2010 तक बॉबी देओल ने बैक टू बैक 20 फ्लॉप फिल्में दी और ये वही टाइम था जब शाहरुख खान जैसे आउटसाइडर को पब्लिक ने दिल खोल के प्यार दिया और उन्होंने मोहब्बतें, देवदास, चलते चलते, कभी खुशी कभी गम, कल होना हो, वीर जरा, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम जैसी डिफरेंट जॉनर की काफी सारी हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। तो वही एक ही जैसे कैरेक्टर प्ले करने वाले बॉबी देओल जैसे राइजिंग स्टार का उदय होने से पहले ही अस्त हो गया और धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार और सनी देओल के भाई होने के बावजूद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने उन्हें इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप बिना टिकट यात्रा करते समय TC भाई साहब को मारते हो और आपकी क्रश आपको। बस इसी लगातार मिल रही असफलता से परेशान होकर बॉबी देओल ने भी बाबू राव की तरह खंबे का सहारा लिया। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। I was getting offers but they were not great films and I chose a certain kind of films but they didn't do well. It became, the movies just kept pushing me backwards and I got into alcohol, and alcohol is something which
is the worst thing you can do. जिस तरह एक टीचर के लिए उसका ज्ञान ही उसकी पहचान होती है, ठीक उसी तरह किसी भी एक्टर के लिए उसकी फेस बॉडी उसकी पहचान होती है। और शायद इसीलिए अमिताभ बच्चन के अपने वॉइस का कॉपीराइट कराने से लेकर प्रियंका चोपड़ा की अपनी स्माइल का इंश्योरेंस और जॉन का अपने बट बोले तो गेंड के इंश्योरेंस करवाना सब कुछ जायज लगता है। तो वहीं दारू आपकी बॉडी की ऐसी बैंड बजाती है कि आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। नल्ले होकर घर बैठे बॉबी देओल को एक ही चीज दिखती थी और वो थी शराब। इवन उनके बच्चे और उनके वाइफ भी उनसे परेशान हो चुके थे, लेकिन एक दिन उनके बेटे ने उनसे पूछ ही लिया कि पापा आप दिन भर घर में बैठे रहते हो, काम करने क्यों नहीं जाते? अरे पापा आप घर पे ही बैठे रहते, ऑफिस नहीं जाते, काम पे नहीं जाते, मम्मी तो हर दिन ऑफिस जाती हैं। तो दैट जस्ट मुझे मतलब जब मैंने वो सुना तो आई वाज जस्ट लाइक, तभी मुझे सबसे ज्यादा एहसास या महसूस हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ। और 3 साल से अपने थॉर भैया की तरह दिन रात दारू में डूबे बॉबी देओल के बेटे का ये सवाल उन्हें अंदर से हिलाकर रख देता है और उन्हें समझ में आता है कि अब उनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है और बस सारा नशा वहीं उतर जाता है। हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि हाउ डिड ही बाउंस बैक एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, जिसके 5 सबसे बड़े रीजंस है। नंबर 1, अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस ऑफ ओटीटी। जब बॉबी देओल ने कम बैक करने की सोची तो वो सबसे पहले किसी का भाई किसी के दुश्मन यानी अपने सलमान खान से मिले और सलमान ने उन्हें फिटनेस के साथ साथ बियर्ड ना रखने की सलाह भी दी और सलमान ने उन्हें रेस 3 जैसी फिल्म भी ऑफर की। फिल्म कितनी ही वाहियात रही हो, लेकिन गुमनाम बॉबी देओल सबको दिखने जरूर लगे। सबके बुरे टाइम आते हैं, मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था। तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ, फोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस भी शुरू हुई और जहां दूसरे कई सारे स्टार सुपरस्टार ने आज तक ओटीटी जैसे इतने बड़े मैदान को यूं ही खाली छोड़ दिया, तो वही कोरोना काल में पब्लिक ने अपना सबसे ज्यादा टाइम यही बिताया और एक्टर एक्ट्रेसेस की इवन बिना नाम जाने सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को प्रायोरिटी दिया और इसी का भरपूर फायदा बॉबी देओल ने भी उठाया। और बिना अपने पापा और भाई से डिस्कस किए हुए देओल फैमिली में पहली बार उन्होंने एक इतने डार्क और हरामी विलेन का कैरेक्टर प्ले किया इन आश्रम कि लोग सोच में पड़ गए कि क्या ये बॉबी देओल ही है। फ्री में अवेलेबल ये कंटेंट लोगों को बहुत पसंद आया और MX प्लेयर जैसी एक वीडियो प्लेयर अदर OTT प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने लगी और आश्रम के तीसरे पार्ट में तो 100 मिलियन व्यूज जस्ट 32 आवर्स में अचीव कर लिए। OTT gave me an opportunity that I had been trying to do for so many years. I was trying to break my image. I was trying. इवन गंगा जल आरक्षण जैसी फिल्में देने वाले प्रकाश झा ने खुद कन्फेस किया कि बॉबी देओल के अलावा उनके पास कोई और चॉइस था ही नहीं और सबसे पहले उन्होंने ही इस अंडर यूटिलाइज जेम का असली पोटेंशियल दुनिया को दिखाया। मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है, बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे MX प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। इस सीरीज के लिए ही बॉबी देओल को 2021 में बेस्ट एक्टर का दादा साहेब फाल्के जितना बड़ा अवार्ड भी मिला, जो किसी भी स्टार के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट भी मानी जाती है। इसके अलावा भी बॉबी देओल ने क्लास ऑफ 83 जैसी OTT कंटेंट भी डिलीवर की। सबके बुरे टाइम आते हैं, मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था। तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ, फोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा। तो इसी तरह रेस भी शुरू हुई और नंबर 2, नॉस्टैल्जिक कनेक्शन। OTT की वजह से साइलेंटली बॉबी देओल लोगों की सोशल मीडिया फीड में नजर आने लगे। जो काम PR मार्केटिंग टीम्स किसी स्टार के लिए नहीं कर पाती, लोगों ने बॉबी देओल के नाम पे मीम्स पेजेस बनाए। उनके काफी सारे पुराने फिल्मों के सीन वायरल हुए, जिसमें बॉबी देओल का अकाउंट हैक करते हुए लोगों का कोविड RT-PCR टेस्ट करते हुए ईयरबड्स यूज करते हुए दिखाया गया और लोग उन्हें इन्हीं सीन्स की वजह से लॉर्ड बॉबी कह के बुलाने लगे और उनके फैंस को कहा गया बूबियंस। उनकी पुरानी फिल्मों का नॉस्टैल्जिया कनेक्शन दुनिया हसीना को मिला जैसे सॉन्ग्स ने फिर से बॉबी देओल को कमबैक करने में बहुत बड़ी मदद की। नंबर 3, हीरो से विलन। बॉबी देओल जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर विलन बनने का ख्याल रखना भी एक पाप माना जाता था और उनके ऊपर भी अपने भाई और पापा की तरह हीरो बनने का प्रेशर था, जिससे अपॉर्चुनिटीज काफी कन्फाइंड हो जाती थी। Trying to do something different. When I was younger, the image was a big thing that once you get an image, you typecasted with those kind of roles, and it was very difficult to break away from that because everybody. लेकिन आश्रम जैसी सीरीज करने से पहले बॉबी देओल ने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा और एक बिल्कुल ही डार्क और नेगेटिव कैरेक्टर को इस तरह प्ले किया कि सब चौंक उठे। इवन धर्मेंद्र ने भी उन्हें कहा कि जो काम तुमने कर दिखाया आज तक फैमिली में कोई नहीं कर पाया और शायद कोई कर भी नहीं पाएगा।
और कहीं ना कहीं एनिमल के टाइम पर वांगा जी को भी समझ में आ गया कि भैया ये बंदा सच में अंडररेटेड विलन है, और सिर्फ एक फोटो की वजह से उन्होंने बॉबी देओल को इस फिल्म में कास्ट कर लिया। సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్లో ఆయన స్టేడియంలో వాటర్ బాటిల్ పట్టుకొని అలా చూస్తున్నాడు క్రికెట్. ఒక ఫోటో ఉంది గూగుల్లో. I was stuck looking at this photograph. He has a very intense reaction on his face and he's looking probably match చూస్తున్నట్టున్నారు. I really like that intensity. आधी फिल्म चली जाने के बाद एक व्यक्ति जो एंट्री मारता है वो हीरो से ज्यादा उसकी चर्चा हो जाए, लॉर्ड बॉबी सब कहे, एंट्री सॉन्ग आपका चार्ट्स में नंबर 1 पर कहलाए, रील सबसे ज्यादा उस... और ऐसा नहीं था कि एनिमल की सफलता बस एक वन टाइम लॉटरी गेम थी या फिर तुक्का लग गया था, बल्कि ही वर्कड ऑन हिज फिजिक, क्राफ्ट, एक्टिंग स्किल्स सिंस 2017। जब रेस 3 की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तभी से बॉबी देओल ने अपने फिटनेस पर भी ध्यान दिया था। बॉबी देओल को जो एक बात अच्छे समझ में आ गई वो ये थी कि अगर इंडस्ट्री में टिके रहना है तो भैया चीजों को अडेप्ट करना पड़ेगा। एक टाइम पर सुपरस्टार है, जब गोविंदा का भी डाउनफॉल हुआ तो लोगों ने उन्हें समझाया कि अपने फिटनेस पर ध्यान दो, कॉमेडी के अलावा और भी जॉनर की फिल्में ट्राई करो। उन्होंने तो किसी की नहीं सुनी, लेकिन बॉबी देओल ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे। भले ही पोस्टर बॉयज जैसी फिल्में ना चली हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसलिए उन्हें रेस 3 और हाउसफुल 4 जैसी फिल्में भी मिली। नंबर 5, डाइवर्स प्रोजेक्ट। क्लास ऑफ 83 से लेकर लव आजकल, फिर आश्रम, एनिमल, मतलब जितना एक्सपेरिमेंट उन्हें अपनी यंग एज में करनी चाहिए थी, बॉबी देओल ने अपने 50s में इन सारे डाइवर्स कैरेक्टर को प्ले किया और उन्हें हर जगह से अप्रिसिएशन मिली। सो अब बात करते हैं कि व्हाट आर हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड विल ही एबल टू सस्टेन हिज स्टारडम। वेल, ऐसा कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इतने सालों तक बेरोजगार रहे बॉबी देओल को ये बात अच्छे समझ में आ चुकी है और सालों तक फ्लॉप्स की मार और बेकार रहे बॉबी देओल आज ऑडियंस की नीड को अच्छे से समझ चुके हैं और वो किसी भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल ही रेडी है। अगर उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया जाए तो वो 10 अक्टूबर को सीधा तमिल स्टार सूर्या के अगेंस्ट एज अ विलन अपना तमिल डेब्यू करने वाले हैं विद हिज फिल्म कंगुआ। Sir, but you missed one character in between. My lord. Lord Bobby to sir, we have to... So the line universe started with that. So last, I think 15 days of shoot, we enjoyed with Lord here. And I am so excited about Kangwa. For me, to work with Surya was always one of those dreams. He's an awesome, amazing actor. कंगुआ के विलन के कैरेक्टर के लिए लिटरली ही लर्न तमिल, और इस पागल विलन वाले कैरेक्टर के लिए उन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग भी की। और इसके बाद अपने बाबा निराला फिर से हमें आश्रम 4 में दिखाई देने वाले हैं और उनकी एक्सपेरिमेंट करने की एक्सपेडिशन यही खत्म नहीं होगी, बल्कि वो एक तेलुगु फिल्म NKB 109 में भी दिखाई देंगी। इसके अलावा हरिहरा वीरमल्लू और जूनियर NTR की दीवारा में भी बॉबी देओल का कैमियो हो सकता है। बॉबी देओल के दूसरे इनिंग में हर बॉल पर छक्का मारना, इसे सडन राइज कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि एनिमल के 10 मिनट के कैमियो ने भले ही उनके सक्सेस में 4 या 6 चांद लगा दिए हो, बट उनकी हार्डवर्क और डाइवर्स जॉनर की फिल्में करना वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर हिज राइज। सो अगर आप बॉबी देओल पर एक डेडिकेटेड राइज ऑफ स्टार चाहते हो तो कमेंट में बताना, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको। तब तक के लिए हर हर महादेव।